लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एफोरिज्म 30, एफोरिज्म 31 एंड एफोरिज्म 32। एफोरिज्म 30 जो है, एफोरिज्म 30 जो है ये किस चीज के बारे में बात करता है? एफोरिज्म 30 जो है बात करता है कि ह्यूमन बॉडी जो है मेडिसिन के द्वारा ज्यादा आसानी से इफेक्टेड हो सकता है। वहीं एफोरिज्म 31 में कहा जा रहा है कि डिजीजेज जो है वो कंडीशनल होती है। डिजीजेज आर एंड 32 में क्या कहा रहा है? मेडिसिन एक्ट ऑन कंडीशनली। ओके, मेडिसिन एक्ट ऑन कंडीशनली। डिजीज कंडीशनल है, मेडिसिन ऑन कंडीशनली एक्ट कर रहा है। क्लियर? माइंड इट मैं बार बार इस चीज को बोलते रहा हूं, आज बोल रहा हूं फिर से। आप लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजी एंट्रेंस के लिए अपियर हो रहे हैं या स्टेट पीएससी के लिए अपियर हो रहे हैं, तो वहां पे एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि फला एफोरिज्म में क्या लिखा गया है या दिस एफोरिज्म से दिस एफोरिज्म तक क्या लिखा गया है। तो ये हमको बाई हार्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर इस क्वेश्चन को हम सही कर दिए तो हमको 4 मार्क्स मिलेगा और गलत कर दिए तो हमारा 1 मार्क्स चला जाएगा। ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए। या ऐसे कहिए कि अगर सही करे तो 4 मार्क्स आएगा और गलत किए तो 5 मार्क्स चला जाएगा। 4 मार्क्स इसका प्लस 1 जो पहले से कमाए हुए थे उसको निगेटिव कर दिया। तो ऑलवेज एफोरिज्म नंबर्स को ध्यान में रखना है। रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, और आपको बार बार मैं बोलता हूं कि समझ लीजिए कि 2 to 3% मार्क्स, 2 से 3% तक, माने 100 में 2 से 3 क्वेश्चन किस एफोरिज्म में क्या है ये चीज के बारे में रहता है। सो एफोरिज्म 31 डिजीजेज आर कंडीशनल, एफोरिज्म 32 मेडिसिन एक्ट्स ऑन कंडीशनली, मेडिसिन एक्ट्स ऑन कंडीशनली। ये चीज अपने को बाय हार्ट होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्वियसली मेडिसिन क्यों ऑन कंडीशनली एक्ट करता है इसके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीएससी में। वहां पे डिफरेंट चॉइसेस है। क्यों? क्योंकि हम मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन का डोज हमारे हाथ में है, रिपीटेशन हमारे हाथ में है, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम मेडिसिन को रेगुलेट कर सकते हैं, मेडिसिन का डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन रेगुलेट हो सकता है। दैट इज व्हाई मेडिसिन एक्ट्स अनकंडीशनली। ऑन द अदर हैंड, in case of diseases, the exposure is fixed, the virulence is fixed, virulence of the organism is fixed, the pathogenicity is fixed. So if this virulence is sufficient enough to break down the threshold of our organic resistance, then and only then it can produce disease. That is why we say, ये जो हम लोग कल भी बात किए थे ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस का, ये ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो कल भी इस चीज को डिस्कस किए थे। ये बेसिकली हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं इनर्शिया से। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो इनर्शिया का बात आया था उससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, लगभग उसी के जैसा है। ठीक है, तो क्या है कि ये इनर्शिया जो है और ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग एनालोगस कर सकते हैं, समतुल्य कर सकते हैं, एक जैसा है। हाँ, ऑब्वियसली मोशन के केस में डायनेमिक्स के केस में, डायनेमिक्स माने स्टडी ऑफ मोशन, डायनेमिक्स के केस में इनर्शिया और वाइटल डायनेमिक्स के केस में ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस। ठीक है, डायनेमिक्स के केस में इनर्शिया और वाइटल डायनेमिक्स के केस में ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस, ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। डायनेमिक्स के केस में इनर्शिया हमको मोशन में आया, रेस्ट के स्टेज में पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, हिंदी में उसको जड़ता हम लोग बोला करते थे। हम लोग जब
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे तो उसको जड़ता बोलते थे। और ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस हमारे वाइटल डायनेमिक्स के केस में, हमारे हेल्थ के केस में उसको उसको आप कुछ कुछ एक जो शब्द हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़े थे उसके जैसा समझ सकते हैं। याद आ रहा है वो शब्द क्या हुआ करता था कि हमारा जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहा करते थे फिजियोलॉजी में? होम्योस्टेसिस। सो कह सकते हैं कि ये होम्योस्टेसिस जैसा ही प्रोसीड्यूर है, ठीक है। और या ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रेसिस्टेंस जो है इसका फल, इसका प्रतिफल है होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो एफोरिज्म 30, 31 एंड 32 क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद का जो एफोरिज्म है एफोरिज्म 33, ये जो है मतलब कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है कि इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एफोरिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके फुटनोट में एक एग्जाम्पल दिया गया है बेलाडोना एंड स्कारलेट फीवर का, बेलाडोना और स्कारलेट फीवर का, ठीक है। तो उससे कैसे बेलाडोना से वो जो स्कारलेट फीवर का एपिडेमिक हुआ था वहां पे कैसे प्रिवेंशन हुआ था, ये ऐतिहासिक एग्जाम्पल। तो एफोरिज्म 33 का फुटनोट जो है एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जब प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा कि हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पीएसएम के बारे में कहाँ कहाँ बात किया, तो सबसे पहले एफोरिज्म 4 क्या बोले हैं? ही इज likewise preserver of health if he knows the things that damage the health and cause disease and how to remove them from disease in health। तो हैनीमैन ने सिर्फ क्योर करने का ही बात नहीं किया है, हैनीमैन ने क्या बात किया है? प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बात किया है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बात किया है। आप लोग पीएसएम में पढ़े हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 1920 या 1927 के आसपास एस्टेब्लिश हुआ था। बट और फादर ऑफ होम्योपैथी और मास्टर हैनीमैन वाज फार एडवांस, बहुत उन लोगों से आगे थे, जिसने बहुत पहले ही उपचार का जिक्र किया था कि मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है और उसको जानना चाहिए कि कौन सी डिजीजेज, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और उनको कैसे हेल्थ में हमको मेंटेन रखना है, ठीक है। एफोरिज्म 4 के बाद एक फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है, कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? किसी को कोई अगर डिजीज होने का चांस है या होने वाला है तो उसको होने से रोकने के लिए हम एक मेडिसिनल एजेंट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन ही बोलते हैं। तो सो एफोरिज्म 33 के फुटनोट में वैक्सीन क्या है? बेसिकली प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये आपको एक ऐसा ससेप्टिबिलिटी क्रिएट कर देता है, आपके अंदर एक ऐसा ससेप्टिबिलिटी क्रिएट कर देता है कि आप फर्दर जो डिजीज है उसके प्रति वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सो जब कोई ये बोलता है कि होम्योपैथी इज अगेंस्ट वैक्सीनेशन, तो उसको आप लोग एफोरिज्म 33 का फुटनोट दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में वैक्सीनेशन को मना किया गया है। माय फ्रेंड्स, ये एकदम वहम है, सरासर बेवकूफ़ी है।
होम्योपैथी में वैक्सीनेशन को लेके कभी मना नहीं किया गया। माइंड इट, होम्योपैथी इज नॉट अगेंस्ट द वैक्सीनेशन, बट होम्योपैथी इज अगेंस्ट द वे वैक्सीनेशन इज यूज्ड। होम्योपैथी में जो वैक्सीनेशन करने का तरीका है उससे प्रॉब्लम है। होम्योपैथी मास वैक्सीनेशन हर उसको जिसको मतलब किसी डिजीज के प्रति ससेप्टिबिलिटी है या नहीं है उसको वैक्सीन देके और आर्टिफिशियल सिकनेस उसमें अप इंड्यूस किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल डिजीज उसको के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम है, इस चीज से होम्योपैथी को प्रॉब्लम है। और होम्योपैथी इज फॉर इंडिकेटेड वैक्सीनेशन। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको दीजिए, अदरवाइज अगर आप किसी को वो मेडिसिन देते हैं तो उस वैक्सीनेशन से आपको वैक्सीनोसिस होने का चांसेस रहेगा, ये ध्यान देना है। होम्योपैथी इज नॉट अगेंस्ट वैक्सीनेशन। अदरवाइज एफोरिज्म 33 के फुटनोट में जो हैनीमैन ने बेलाडोना बांटा था और उस बेलाडोना से जो स्कारलेट फीवर का प्रिवेंशन हुआ था वहां पे, तो इस चीज को हैनीमैन ये नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। अगर वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली बेलाडोना हैज गिवन द इफेक्ट्स लाइक वैक्सीन्स क्या करते हैं? अगर आप लोगों को वैक्सीनेशन याद है, वैक्सीनेशन का मेथोडोलॉजी याद है, तो क्या करते हैं हम लोग? कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो एटेन्यूटेड ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उसके एंटीजन को यूज करते हैं, ठीक है, वो देते हैं तो वो जाके क्या करेगा, हमारे इम्यून सेल्स को सेंसिटाइज करेगा तो क्या होगा, इम्यून सेल्स को अगर वो सेंसिटाइज कर रहा है तो हमारे शरीर में उसके एजेंट्स में एंटीबॉडीज क्रिएट होना शुरू होंगी, ठीक है। वो फर्स्ट डोज दिए, ठीक है, तो वो लेवल आया, अगर सेकंड डोज दे रहे हैं तो वो और ज्यादा जो ये रिएक्ट करने का ये मान लीजिए टाइम है, ये लेट टाइम है और कम हो जाएगा, सॉरी ये अगर टाइम है मान लीजिए फर्स्ट डोज देने के बाद इतना दिन में जाकर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बट अगर आप यहाँ सेकंड डोज दे रहे हैं तो देखिए ये सीधे रिएक्शन बहुत तेज हो जा रहा है, तो बूस्ट करते जा रहा है, लाइफ टाइम कम होते जा रहा है। आप लोग बढ़िया से पढ़े हुए पीएससी में, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सो माइंड इट, बीके सरकार का एक आर्टिकल है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, या ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को आंख कान नाक दिमाग खुला रख के पढ़िएगा, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि होम्योपैथी इज नॉट अगेंस्ट वैक्सीनेशन, बट होम्योपैथी इज अगेंस्ट मास वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन बिना जरूरत के किया जाता है, लार्ज डोजेज के साथ किया जाता है, उससे होम्योपैथी को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बेसिकली वैक्सीनोसिस क्रिएट करता है। अभी मॉडर्न जर्नल्स को देखिएगा, बहुत सारे मॉडर्न जर्नल्स को देखिएगा, मेडिकल लिटरेचर में अभी क्या आ रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकता है वैक्सीनेशन के चलते बढ़ रही, और ADHD वगैरह जो डिजीजेज हैं इनको भी बहुत सारे वर्कर लोग वैक्सीनेशन से जोड़ के जा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। सो होम्योपैथी को वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम नहीं है, होम्योपैथी को नॉन इंडिकेटेड वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम है। माइंड इट, क्लियर इट। यहाँ पे हर इंटरव्यू में, हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, आपको फंसाने का कोशिश किया जाएगा जब भी इंटरव्यू में अगर जाइएगा, कि होम्योपैथी में वैक्सीनेशन को लेके होम्योपैथी का क्या नजरिया है, तो ये नजरिया एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो वहाँ पकड़ के आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। होम्योपैथी वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं है, नहीं तो 33 में के फुटनोट में बेलाडोना खिलाने के लिए नहीं कहते। आज जितना लोग जो आर्सेनिक लेके बांट रहे हैं उन्हीं से अगर पूछिए कि होम्योपैथी वैक्सीनेशन के अगेंस्ट है कि फॉर है, आर्सेनिक चुनने का तरीका चाहे जो भी हो, सही हो या गलत हो, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ये जो आर्सेनिक कह रहे हैं कि ये इम्यून बूस्टर है, ये इम्यून बूस्टर क्या होता है? इम्यून बूस्टर में वैक्सीन। तो ये सारी डबल स्टैंडर्ड बातें हैं। एक तरफ आप आर्सेनिक बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहिए कि वैक्सीनेशन नहीं करेंगे,
क्या है ये, समझना होगा। होम्योपैथी में वैक्सीनेशन अलाउड है विथ टर्म एंड कंडीशंस, विथ टर्म एंड कंडीशंस। अनकंडीशनली सर किसी को पिला दिया ऐसा नहीं है, ये ध्यान देना होगा। सो एफोरिज्म 33 का फुटनोट एकदम अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए जब भी पीएसएम का बात किया जाएगा, ठीक है। तो एफोरिज्म 4 एंड उसके बाद एफोरिज्म 33 का फुटनोट, ये निश्चित रूप से दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जस्ट एक रीडिंग देते हैं एफोरिज्म 33 का। In accordance with this fact, it is undeniably shown by all experience that the living human organism is much more disposed and has a greater liability to be acted on and to have its health deranged by medicinal powers than morbific noxious agents and infectious miasms, or in other words, that morbific noxious agents possesses a power of morbidly deranging man health that is subordinate and conditional, and often very conditional, whilst medicinal agents have an absolute unconditional power greatly superior to the former. So एफोरिज्म 33 में हम लोगों ने एफोरिज्म 31 एंड 32 एंड 30 ये तीनों को 31 एंड 32 को क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि डिजीजेज कंडीशनल होती हैं, मेडिसिन्स अनकंडीशनल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फुटनोट के बारे में बात कर ही लिए हैं। फुटनोट निश्चित रूप से ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। फुटनोट याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा भाई, हम बोल देते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रॉब्लम हो या नहीं हो, बट जब भी आप स्टेट पीएससी के लिए अपियर होइएगा तो वहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके मसला छेड़ा जाएगा और वहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं रहिएगा तो फिर आपको फंसा के गिरा दिया जाएगा। सो ये एकदम बढ़िया से